प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण पर दिया जोर। कहा, संरक्षण के लिए सरकार उठा रही है ठोस कदम। स्वयंसेवी संस्थाओं और मीडिया द्वारा निभाई जा रही सकारात्मक भूमिका को सराहा। मिशन चंद्रयान 2 के सफल प्रक्षेपण पर वैज्ञानिकों की प्रधानमंत्री ने की प्रशंसा। अंतरिक्ष के विषय पर होने वाली आयोजित प्रतियोगिता में युवाओं को हिस्सा लेने के लिए किया आमंत्रित। प्रतियोगिता जीतने वाला बनेगा चंद्रमा पर लैंडर विक्रम के उतरने वाले पल का साक्षी। कर्नाटक में एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम। विधानसभा अध्यक्ष ने 14 कांग्रेस जेडीएस बागी विधायकों को दिया अयोग्य करार। विधानसभा में कुल अयोग्य विधायकों की संख्या हुई 17। येदियुरप्पा कल विधानसभा में करेंगे विश्वास मत हासिल। गृह मंत्री अमित शाह ने 65,000 करोड़ की 250 प्रस्तावित योजनाओं के शुभारंभ समारोह में लखनऊ में की शिरकत। कहा, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। 11 भारतीय हिमालयन क्षेत्र के राज्यों का सम्मेलन मसूरी में हुआ आयोजित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, ग्रीन बोनस हिमालयन राज्यों में पर्यावरण सुधार में होगा सहायक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की समारोह में शिरकत। मॉस्को में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने रैली कर रहे कई लोगों को लिया हिरासत में। प्रदर्शनकारी निकाय चुनाव में शामिल किए जाने की कर रहे थे मांग। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के दूसरे संस्करण में देश की जनता के साथ कई विषयों पर अपने दिल की बातें साझा की। इनमें से एक अहम मुद्दा रहा जल संरक्षण। मौजूदा वक्त में जल संरक्षण की अहमियत पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने तमाम उन लोगों का उदाहरण दिया जो अकेले ही सही पानी बचाने की मुहिम में सालों से अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात की दूसरी कड़ी में तमाम मुद्दों पर देश की जनता के साथ अपने विचार साझा किए। जल संरक्षण एक ऐसा मुद्दा जिसने दुनिया भर को प्रभावित किया है। तमाम मुल्क इस मुद्दे पर सख्त नीतियां बना रहे हैं ताकि सभी लोगों को पानी की कीमत पता चले। पीएम मोदी ने जल संरक्षण को हिंदुस्तान के दिल को झकझोरने वाला मुद्दा बताते हुए इस दिशा में की जा रही कई पहलों का जिक्र किया। मीडिया ने जल संरक्षण पर कई इनोवेटिव कैंपेन शुरू किए हैं। सरकार हो, एनजीओज हो, युद्ध स्तर पर कुछ न कुछ कर रहे हैं। सामूहिकता का सामर्थ्य देखकर मन को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संतोष हो रहा है। जैसे झारखंड में रांची से कुछ दूर ओरमांझी प्रखंड के आरा कैरम गांव में वहां के ग्रामीणों ने जल प्रबंधन को लेकर जो हौसला दिखाया है वो हर किसी के लिए मिसाल बन गया है। ग्रामीणों ने श्रमदान करके पहाड़ से बहते झरने को एक निश्चित दिशा देने का काम किया, वो भी शुद्ध देसी तरीका। इससे न केवल मिट्टी का कटाव और फसल की बर्बादी रुकी है बल्कि खेतों को भी पानी मिल रहा है। ग्रामीणों का ये श्रमदान अब पूरे गांव के लिए जीवन दान से कम नहीं है। आप सबको ये जानकर भी बहुत खुशी होगी कि नॉर्थ ईस्ट का खूबसूरत राज्य मेघालय देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपनी जल नीति, वाटर पॉलिसी तैयार की है। मैं वहां की सरकार को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने परंपरागत खेती से अलग हटकर कम पानी वाली फसलों पर ध्यान देने के लिए हरियाणा जैसे राज्यों की सरकारों की सराहना की। एक नई पहल के तहत प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए त्योहारों के मौकों का भी इस्तेमाल करने की भी अपील की। अब तो त्योहारों का समय आ गया है। त्योहारों के अवसर पर कई मेले भी लगते हैं। जल संरक्षण के लिए क्यों न इस मेलों का भी उपयोग करें। मेलों में समाज के हर वर्ग के लोग पहुंचते हैं। इन मेलों में पानी बचाने का संदेश हम बड़े ही प्रभावी ढंग से दे सकते हैं। प्रदर्शनी लगा सकते हैं, नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं। उत्सवों के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश बहुत आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि जल संरक्षण के लिए महज नीतियों की नहीं, जन चेतना की भी जरूरत है। हर घर में हर बड़े और बच्चे को पानी की अहमियत समझनी चाहिए ताकि मौजूदा पीढ़ी अपने आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा कल दे सके जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा हो, साफ आसमान हो और पीने के लिए साफ पानी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में कहा कि मन की बात अब दिल की बात और घर घर की बात हो गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सहित कई अहम बिंदुओं पर विचार साझा किए हैं। मन की बात की पहचान अब हो गई है दिल की बात, घर की बात, और इसलिए उन्होंने जल संरक्षण, जल संचय, जल सिंचन, जल की बचत, इन बातों पर बात की। कैंसर से लड़कर जो विजयी हुए हैं और खिलाड़ी बने हैं उनका भी जिक्र किया, चंद्रयान का जिक्र किया और उसके बारे में एक नई प्रतिस्पर्धा छात्रों के लिए ताकि अंतरिक्ष का वो अध्ययन करें। स्वच्छता के बारे में उनका हमेशा आग्रह रहता है। कश्मीर में जिस तरह से पंचायत के चुनाव सफल हुए और अब सभी अधिकारी भी हर गांव में जाकर गांव में रहे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी पीएम के मन की बात को सुना और उन्होंने भी अपने विचार इस पर प्रकट किए। समाज के लोग अपना रेडियो लेकर, टेलीविज़न लेकर उसके सामने 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 लोग इकट्ठा होते हैं और बड़े हृदय और मन से, प्रेम से प्रधानमंत्री मोदी जी के मन से निकले हुए उद्गार सुनते हैं। उन्होंने उल्लेख किया है कि अमरनाथ के यात्रियों के बारे में, उन्होंने उल्लेख किया है चार धाम के यात्रियों के बारे में, वहाँ पर हुई बेहतरीन व्यवस्थाओं के बारे में, और कश्मीर में सब प्रकार की सेवाएं उनके घर तक, उनकी पंचायत तक सारे बड़े से बड़े अधिकारी के माध्यम से उनको पहुंचा दिया गया है। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है। जल चेतना का असर देश के लोगों पर भी हो रहा है। जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के लिए कोशिश भी हो रही है। देखते हैं पंजाब के मोगा जिले के बदलाव की एक कहानी, एक ऐसे सरपंच से जो प्रधानमंत्री मोदी से प्रेरित हैं और इसी प्रेरणा ने गांव की तस्वीर बदल दी है। पंजाब का एक जिला है मोगा, यहीं पर एक छोटा सा गांव रणसिंह कला। इसने बदली है अपने हौसले से गांव की तस्वीर। ये कहानी शुरू हुई साल 2013 में, जब गांव के सरपंच प्रीत इंद्रपाल सिंह लगातार गिरते भूजल स्तर से परेशान थे। मन ही मन कुछ करने की इन्होंने ठानी। फिर क्या था, गांव वालों से अपनी बात कही और निकल पड़ा काफिला एक नई इबारत लिखने के लिए। नाहल सिंह वाला तहसील के इस गांव में लोगों ने खुद चंदा कर पैसे इकट्ठे किए, श्रमदान किया। कवायद आखिरकार रंग लाई। गांव का कायाकल्प हुआ। सभी नालियां अंडरग्राउंड हो गई और बारिश का पानी बचाने के लिए बनाया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट। 7 एकड़ में फैला ये पार्क गवाह है रणसिंह कला गांव के पक्के इरादों का। यहाँ कभी गंदे पानी का जमावड़ा हुआ करता था, लेकिन आज यहाँ की तस्वीर ही जुदा है। ये प्रेरणा मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिली थी। जब देश के चुनाव हो रहे थे 2014 में, पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी जी देश के पीएम बने और उन्होंने मन की बात में ये बोला था कि अपने देश को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ अभियान चलाए जाए और अपने देश का जो पानी है उसको बचाने के लिए, उसकी बूंद बूंद बचाने के लिए उसको बचाया जाए, काम किया जाए। मैं 2013 से ही नरेंद्र मोदी जी से जो प्रभावित होके अपने गांव में ऐसा प्रोजेक्ट जो शुरू किया, जो हमारा गंदा छप्पड़ था गांव का, उसको हमने एक साइड में तो जो रेन वाटर था उसको स्टोर कर रहे हैं 4 एकड़ में और जिसका पानी रिचार्ज भी कर रहे हैं, और दूसरी साइड में अपने जो गांव का सीवरेज का पानी है उसको ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट लगाया हुआ है। युवा सरपंच इंद्रजीत सिंह के हौसलों की उड़ान यही नहीं रुकी। भविष्य की चुनौतियों के मद्देनजर वे वृक्षारोपण को लेकर भी एक नया अभियान चलाने में जुटे हुए हैं। हरियाली करने के लिए जो पेड़ पौधे जो पिछली टर्म 2013 से लगा रहे हैं, तो अभी भी हम जो बाबा नानक है उसका गुरपुर्ब है, उसके संबंध में भी हम एक बार तो 550 लगा दिया है और हम 5 बार लगाएंगे। 550 पौधा 5 बार अपने गांव में लगाएंगे। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि हमारे गांव के लोग अपनी जो किरत कमाई है उससे जो माया हमें दान करते हैं उससे हम पौधे खरीद के अपने गांव में ला रहे हैं। पर्यावरण के प्रति सजग प्रहरी प्रीत इंद्रपाल सिंह की प्रेरणा एक और जहां प्रधानमंत्री हैं,
तो वहीं दूसरी ओर सरपंच और रणसिंह कला गांव अब दूसरों के लिए प्रेरणा बन रहा है। वाकई जल हमारे जीवन का आधार है और जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं, और इसे संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी। उषा पवार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मोंगा। और अब खबर कर्नाटक से। कर्नाटक में बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में विधानसभा के स्पीकर ने कांग्रेस जेडीएस के 14 विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। विधानसभा अध्यक्ष के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक 14 असंतुष्ट विधायकों को तत्काल प्रभाव से अयोग्य करार दिया। इससे पहले बृहस्पतिवार को उन्होंने 3 अन्य विधायकों को अयोग्य करार दे दिया था। अब कुल मिलाकर 17 विधायक अयोग्य हो चुके हैं। राज्य में पिछले सप्ताह मंगलवार को कांग्रेस जेडीएस सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई थी और इसके बाद भाजपा के विधानसभा दल के नेता येदियुरप्पा ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और उन्हें शुक्रवार को राज्यपाल वजुभाई वाला ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई थी। उन्होंने चौथी बार बतौर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली और सोमवार यानी कल येदियुरप्पा को भी सदन में विश्वास मत हासिल करना है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी विधायकों को विश्वास मत के दौरान हाजिर रहने का आग्रह किया है। सदन को 31 जुलाई तक वित्त विधेयक भी पास करना है। On being advised by the Chief Minister, I have directed the Secretariat of Karnataka Legislature Assembly to convene a meeting of the honorable members of the House for tomorrow, that is 29th at 11 a.m. with a specific agenda. Number 1, to allow the motion of confidence vote being tabled by Sri B.S. Yediyurappa to be taken up for consideration. Based on that, subsequently, to consider, discuss and vote on the appropriation bill. तो एक और जहां कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं भाजपा ने अध्यक्ष के निर्णय को दोषपूर्ण करार दिया है। भाजपा नेता जगदीश शेट्टार ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों को सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विधायकों को लेकर जारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। There is a violation of the natural justice also. So if he go to those MLAs, if he goes to Supreme Court, within a short period, these disqualification order will be stayed or will be decided. So within a short period, these orders will be quashed in the Supreme Court. उन्होंने कल सदन में होने वाले विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर भरोसा जताया और कहा कि भाजपा बहुमत परीक्षण को लेकर तैयार है और सदन का विश्वास मत हासिल करने में सफल रहेगी। There is a floor testing and अपनी वाकपटुता और स्पष्टवादिता के लिए पहचाने जाने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया और यहां तक कि वो आपातकाल लागू करने पर अपनी तत्कालीन राजनीतिक बॉस इंदिरा गांधी का भी विरोध करने से नहीं हिचकिचाए थे। पूर्व केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री का रविवार तड़के हैदराबाद के एक अस्पताल में देहांत हो गया। तेलुगु के एक समाचार चैनल को साक्षात्कार में एस जयपाल रेड्डी ने कहा था कि उन्हें अलग तेलंगाना की मांग को लेकर आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया था। तेलंगाना में महबूबनगर जिले के मदगुल में 16 जनवरी 1942 को जन्मे रेड्डी ने अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक की डिग्री ली और वो 1960 के दशक की शुरुआत से ही छात्र नेता थे। कई दशकों तक सांसद रहते हुए उन्होंने विभिन्न सरकारों में अहम पद संभाले। उन्हें 1998 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। 1969 से 1984 तक आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। रेड्डी पहली बार 1984 में लोकसभा में चुने गए और वो 2 कार्यकालों 1990 से 96 और 1997 से 98 में राज्यसभा के सदस्य रहे। वो ऊपरी सदन में 1991 से 1992 तक विपक्ष के नेता बने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा है कि श्री जयपाल रेड्डी के निधन की खबर को सुनकर दुख पहुंचा। श्री रेड्डी चिंतनशील राजनेता और उत्कृष्ट सांसद थे। परिवारजनों और उनसे जुड़े लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व केंद्रीय मंत्री एस जयपाल रेड्डी को अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। उन्होंने जयपाल रेड्डी के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं प्रकट की। I really feel very sorry for the sad demise
of my friend, colleague, senior, best parliamentarian, Sri S. Jaipal Reddy. He has not only excelled as an opposition leader in Assembly, but also as a member of Parliament. He made a significant contribution to the debates of Parliament. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एस जयपाल रेड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया और उन्हें प्रभावी प्रशासक बताया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया, श्री जयपाल रेड्डी को सार्वजनिक जीवन का वर्षों का अनुभव था। उनका स्पष्टवादी वक्ता और प्रभावी प्रशासक के रूप में सम्मान किया जाता था। उनके निधन से दुखी हूं। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहे एस जयपाल रेड्डी को प्रसार भारती अधिनियम को अधिसूचित करने का श्रेय जाता है। प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्रसार भारती परिवार एस जयपाल रेड्डी के सूचना प्रसारण मंत्री रहते हुए आकाशवाणी और दूरदर्शन के संचालन के लिए स्वायत्त निगम का गठन करने पर आभार के साथ याद करता है। उन्होंने 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती एक्ट को अधिसूचित किया। जयपाल रेड्डी अपनी सादगी के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने राजनीति में कभी भी अपने परिवारजनों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। उनके निधन से राजनीति में जो शून्य पैदा हुआ है उसकी कभी भी भरपाई नहीं हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डी न्यूज। रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने का रास्ता लखनऊ से होकर जाता है, उसी तरह भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। उन्होंने कहा कि 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को लेकर लोग मजाक बना रहे हैं। गृह मंत्री लखनऊ में दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 65,000 करोड़ रुपए की 250 से अधिक परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। इन्वेस्टर समिट के बाद अगर निजी निवेश की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का निवेश उत्तर प्रदेश में अब तक संपन्न हो रहा है। रोजगार सृजन, इसके माध्यम से प्रदेश के अंदर लगभग 28 लाख नौजवानों को न केवल रोजगार, अभी तो उन्हें नौकरियों की संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त की। उत्तर प्रदेश न केवल अच्छा गंतव्य बनेगा बल्कि देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने की, देश की भारत को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की और अग्रसर करने के लिए उत्तर प्रदेश, उसमें उसकी बड़ी भूमिका होगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पहले हालात खराब थे, लेकिन राज्य में भाजपा की सरकार आने के बाद माहौल में सुधार आया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने निवेशकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया वो यहाँ की कानून व्यवस्था को अच्छा करने का काम है। मैं आया था तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रभारी बनकर, मगर जैसे जैसे मेरा दौरा होता गया, उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति, उत्तर प्रदेश के लोगों की स्थिति, उत्तर प्रदेश की एग्रीकल्चर की स्थिति, उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की स्थिति, ये देखकर मन में बहुत पीड़ा होती थी। हमारा एम एक ही था, जिसके अंदर निष्ठा है और परिश्रम करने की क्षमता है, वो बाकी सभी परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेगा। और यही 2 मानांकों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भविष्य भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ के हाथ में सौंपा था। आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहां इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना। उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो,
आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आज उत्तराखंड के मसूरी में हिमालयन कॉन्क्लेव की शुरुआत हो गई है। इसमें 11 हिमालयी राज्यों के मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर जानकारी दी कि मसूरी में आयोजित हो रहे इस हिमालयन कॉन्क्लेव में हिमालयी राज्यों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाएगी। हिमालयी राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संचय, जल संरक्षण की मुहिम को भी आगे बढ़ाएंगे। पर्यावरण संरक्षण, आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर भी इसमें विचार विमर्श किया जाएगा। वन अधिनियम एवं वन क्षेत्र की अधिकता जैसे समान ज्वलंत समस्याएं भी इस सम्मेलन का हिस्सा रहेंगी। बैठक में जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से मुख्यमंत्री या उनके प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। शनिवार शाम से ही इनका मसूरी पहुंचना शुरू हो गया। इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और सीईओ ने भी शिरकत की। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने उत्तराखंड सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आयोग कदम से कदम मिलाकर विकास कार्यों को गति दे रहा है। वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। भारत में करीब 5 करोड़। आज विश्व हेपेटाइटिस दिन है और इससे बचने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसी अवसर पर राजधानी दिल्ली में लीवर एंड वायलरी संस्थान की ओर से आयोजित सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह पोलियो का उन्मूलन हुआ है, उसी तरह से हेपेटाइटिस का भी उन्मूलन होना है और इसके लिए सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। वायरल हेपेटाइटिस दुनिया भर में एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बनी हुई है। भारत में करीब 5 करोड़ से अधिक लोग हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। यही वो आंकड़ा है जो न केवल सरकार के लिए बल्कि डॉक्टरों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और यही वजह है कि हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड वायलरी साइंसेज ने राजधानी दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन में शिरकत करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि हेपेटाइटिस के उन्मूलन के लिए जन आंदोलन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से पोलियो का उन्मूलन हुआ, उसी तरीके से हेपेटाइटिस का उन्मूलन किया जाएगा और इसके लिए देश के सभी सांसदों से वो आग्रह करेंगे कि वो अपने क्षेत्र में जनता को जागरूक करें। मैं निश्चित रूप से संसद के हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ये लिटरेचर पहुंचाने के बाद उनसे आग्रह पूर्वक कहूँगा कि वो अपनी क्षेत्र की जनता के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी के होने के कारण, उनके वैक्सीन, उनके उपायों के बारे में वह अपने क्षेत्र के मतदाताओं और जनता का पहुंचाने का काम और एक जन आंदोलन खड़ा हो, जन भागीदारी का आंदोलन खड़ा हो कि हमें देश के अंदर हेपेटाइटिस बी और सी को समाप्त करने के लिए कारगर कदम उठाने हैं। इस मौके पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से किसी रोगी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उस कानून को जो भी बाधा पैदा करते हैं, श्योरली मैं डॉक्टर साहब हेपेटाइटिस बी सी को हैंडीकैप में लाने के मूड में नहीं हूं। हैंडीकैप तो होता है बट इट इज बियॉन्ड दैट। मुझे लगता है कि इन पेशेंट्स को आत्मविश्वास देने की जरूरत है। And even if a successful candidate is suffering from hepatitis B and C, he or she should not be denied admission. Because to the best of my understanding, subject to correction by Mr. Nariman, there is no legal bar on this. क्योंकि कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ सकता है, भले ही उसकी शारीरिक परेशानियां कुछ भी है। सरकार की तरफ से मैं आश्वासन देता हूं, आज मीडिया के लोगों के माध्यम से भी देश के 132 करोड़ लोगों को कि हेपेटाइटिस बी से, हेपेटाइटिस सी से इसके प्रकोप और जो इफ़ेक्ट है, उससे जो कुछ भी बचाने के लिए लोगों को सरकार को करना है, उसमें सरकार की तरफ से किसी भी किस्म की नाकामी नहीं होगी। उसमें हम अपना हृदय, मन और आत्मा लगाकर काम करेंगे। हेपेटाइटिस को लेकर केंद्र सरकार ने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया है, जिसके तहत मरीजों को मुफ्त जांच और इलाज की सुविधा है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के मौके पर केंद्र सरकार इस कार्यक्रम को 8 राज्यों में शुरू करने जा रही है।
इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडे में हर एक राज्य में एक मॉडल जांच केंद्र खोलने की योजना है। हेपेटाइटिस से जागरूकता और टीकाकरण से बचाव मुमकिन है। ये ध्यान रखें कि इससे बचने का बेस्ट तरीका है कि अपने कोई नीडल्स इंजेक्शंस ऐसे ना लें जो कि सेफ़ नहीं हो, और किसी को 2001 से पहले जब भारत में हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग नहीं थी, अगर कभी ब्लड चढ़ा या उसका कोई ऑपरेशन हुआ तो टेस्ट करा लें। आगे बचाव के लिए यह है कि कान छिदवाना, टैटू करना या इंजेक्शंस डायबिटीज़ के या डायलिसिस, उसमें जो भी इंजेक्शन हो नई नीडल हो, रीयूजेबल नीडल्स ना लें। और हेपेटाइटिस बी का बचाव तो टीका है। हर उम्र में, चाहे आप किसी भी आयु वर्ग के हों, हेपेटाइटिस बी के 3 टीके लगवाएं। इस मौके पर हेपेटाइटिस के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए डीडी न्यूज सहित दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चैंपियंस ऑफ एम्पैथी अवार्ड से सम्मानित किया गया। डीडी न्यूज की तरफ से डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने सम्मान ग्रहण किया। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।